डेट है आज 9 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है राज सुंदरी देवी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए या एसए के पेपर में ये एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। देखो आप सबको पता होगा, अगर आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व किया होगा, रियलाइज किया होगा, तो एक बार रखमाबाई के बारे में क्वेश्चन पूछा था। रखमाबाई के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा था? क्योंकि देखो उस टाइम पे गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि जो एक कंसेंट की एज है, यानी कि लड़की की एज अभी 18 साल है शादी की, इसको 21 साल किया जाए लड़के के बराबर। तो इससे रिलेटेड हिस्ट्री में टॉपिक था रखमाबाई का, जिसने केस लड़ा था कंसेंट ऑफ एज से रिलेटेड, यानी कि लड़की की आयु क्या होनी चाहिए शादी करने के लिए, उससे रिलेटेड केस लड़ा था, क्योंकि इनकी बचपन में ही शादी कर दी गई थी, चाइल्ड मैरिज हो गई थी, तो उससे क्वेश्चन पूछा। इसी तरह से न्यूज में है राज सुंदरी देवी। ये देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला थी जिन्होंने इंडिया में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। 1876 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी कि आत्मकथा, जिसका नाम था अमार जीवन। अमार जीवन बंगाली भाषा का शब्द है, इसका मतलब है माई लाइफ, यानी कि मेरा जीवन। इनका जन्म अपर कास्ट बंगाली फैमिली में होता है। इन्हें कोई एजुकेशन नहीं मिली थी, क्योंकि आपको पता है अभी भी आप देखोगे इंडिया में महिलाओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। उन्हें जितना लड़कों को छूट मिलती है इतना उन्हें नहीं मिलती, यानी कि फैमिली में भी इतनी प्रायोरिटी उन्हें नहीं मिलती जितनी लड़के को मिलती है, पढ़ाई में भी चाहे किसी भी चीज़ में। तो उस टाइम पे लड़की को अलाउ नहीं किया जाता था और इनको भी अलाउ नहीं किया पढ़ने के लिए, तो ये एजुकेशन नहीं कर पाई स्कूल में। लेकिन इन्होंने फैमिली से सीक्रेटली बच के अपनी पढ़ाई की, खुद से पढ़ाई की, इन्होंने पढ़ना सीखा और 25 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ना सीखा। उसके बाद अपनी आत्मकथा लिखी, अपने जीवन के बारे में इन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ झेलने को मिली इन्हें, ये सब कुछ इन्होंने लिखा इस ऑटोबायोग्राफी में। तो देखो जो ये एग्जाम्पल है आप इसे यूज कर सकते हो एसए के पेपर में भी, कि वुमन के रिगार्डिंग स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए इन्होंने जो स्ट्रगल किया, इनका एग्जाम्पल लिख सकते हो। स्टीरियोटाइप समझते हो आप क्या होता है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक ऐसी माइंड की स्थिति जो ये सोचे कि कोई पर्टिकुलर काम कोई पर्टिकुलर सेक्शन का है, कि उसी का ही है, उसी को करना है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना बनाने का काम महिलाओं का है या सफाई करने का काम पर्टिकुलर कास्ट का है, ऐसे सोचते हैं, तो इसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप, महिलाओं के खिलाफ जो स्टीरियोटाइप था उसको तोड़ने का काम किया इन्होंने, यानी कि 19th सेंचुरी में एक तरह से सोशल नॉर्म्स, जो सामाजिक नियम थे, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसके अगेंस्ट एक तरह से रिबेलियन थी, क्रांति थी। तो ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो प्रीलिम्स में भी, मतलब इंपॉर्टेंट है, और एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हो। महिलाओं से रिलेटेड स्टीरियोटाइप का कोई क्वेश्चन आता है या फिर एसए के पेपर में तो आप यूज कर ही सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लेशियल रिट्रीट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में, और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक स्टडी की गई साइंटिस्ट के द्वारा, एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, इस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की, सर्वे की। उसमें पाया कि देखो जो डेब्रिस कवर चेंज हो रहा है, डेब्रिस का मतलब कूड़ा करकट जो जम जाता है ग्लेशियर पे। ग्लेशियर आप जानते हो, पहाड़ों पे जो बर्फ़ के पहाड़ जमे होते हैं, बर्फ़ जमी होती है, उसी को बोलते हैं ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर घटते जा रहे हैं अगर डेब्रिस में चेंज होता है तो। इसकी वजह से ग्लेशियर के सरफेस लोअर हो रहे हैं, श्रिंकेज हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, रिट्रीट हो रहा है, मास बैलेंस हो रहा है। तो ये रिट्रीट क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। और इसकी वजह से देखो जो ग्लेशियल रिट्रीट का रेट है, यानी कि जो ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है वो प्रभावित हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी। क्लाइमेट चेंज आप सब जानते हो क्या है, जलवायु परिवर्तन। किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। और किस कारण से हो रहा है ग्लेशियल रिट्रीट? ग्लेशियर टोपोग्राफी की वजह से। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी का मतलब है भौगोलिक स्थिति, यानी कि कोई प्लेस है उसकी क्या पोजीशन है वहाँ पे, प्लेन एरिया है या उबड़ खाबड़ है या पहाड़ी एरिया है, किस तरह का है, ये टोपोग्राफी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की वजह से भी ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक पर्टिकुलर प्लेस है जो उसकी क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो है मॉर्फोलॉजी। तो ग्लेशियल रिट्रीट क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखो ग्लेशियर क्या है, यानी कि बर्फ़ का जमना, यानी कि स्नो पड़ेगी, सीजनल स्नो, बर्फ़ पड़ेगी, आइस वगैरह वहाँ पे इकट्ठा होगी, एक्यूमुलेट होगी। लेकिन आइस जिस दर से इकट्ठा हो रही है उस दर से ज़्यादा वहाँ पे ग्लेशियल मेल्ट हो,
ग्लेशियल मेल्ट का मतलब वहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हों, पानी में कन्वर्ट हो रही हो बर्फ़, और नदियों में बह के जा रही हो, नदियाँ जा रही हैं समुद्र में, ओशन में मिल जा रही हैं, तो इसी को बोलेंगे ग्लेशियल रिट्रीट। यानी कि ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है फास्टर रेट से, जितना स्नो वहाँ पे जम रही है ना उससे ज़्यादा तो पिघल रहा है, उसी को बोलेंगे ग्लेशियल रिट्रीट। और देखो यूपीएससी लगभग हर साल प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी वाटर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। तो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड, वाटर साइकिल से रिलेटेड इन पे क्वेश्चन, इन टॉपिक पे ऑलरेडी बने हुए हैं, इन पे बने हुए हैं लेक्चर, वो आप इकोनॉमी के लेक्चर में आपको मिल जाएंगे ये टॉपिक, या फिर इन्वायरमेंट के रिलेटेड टॉपिक है ये वाटर क्राइसिस का, वहाँ पे ये लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो इनको डिटेल में, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार। अगर आपने ऑब्जर्व किए होंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, और मैं बार बार कहता हूँ भाई साहब देखो कुछ ही दिन बचे हैं, अब 81 डेज बचे हैं, बताओ अब 81 डेज में भी आप ये नहीं देखोगे आप क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या रिवाइज मतलब रिपीट हुआ है, कहाँ से आया, कौन से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि वो ही पूछे जाते हैं बार बार। ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा ना। अगर ये भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना किसी के लेक्चर की, ये आपको कोई बताएगा, देखो वो आपको 100% तो सारा तो नहीं बताएगा, और आप बता भी देगा तो आपको 100% तो वो याद रहने वाला नहीं है। 100% कोई चीज़ कब याद रहेगी, जब आप खुद से करोगे तभी याद रहेगी। तो खुद से भाई साहब ये चीज़ कम से कम खुद से रियलाइज़ करो। ये चीज़ ये समझ लो कि शादी करने जैसा है, शादी करनी है तो आपको खुद ही फेरे लेने पड़ेंगे, कोई दूसरा आपके हिस्से का फेरा नहीं लेगा, तो ये समझ लो। तो खुद से ऑब्जर्व करो, आप पिछले लास्ट 10 ईयर के पेपर देखो, खुद से रियलाइज़ करो। हर एक क्वेश्चन में कम से कम 10 मिनट लगते हैं भाई साहब, उसे सर्च करो, हर एक उसके ऑप्शन सर्च करो, गूगल पे बुक में सर्च करो, उसकी वहीं पे इन्फॉर्मेशन लिखो, या नोट्स बनाओ उसके इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखो, तो बार बार वो रिवाइज करो, फिर उसे पढ़ो। तो आते हैं इस टॉपिक पे। देखो टोटल जो वाटर है अर्थ पे उसका 2.1% ग्लेशियर्स पे पाया जाता है, ग्लेशियर पे, जो कि 97.2% ओशन में पाया जाता है और इनलैंड सीज में पाया जाता है। 91% जो ग्लेशियर हैं वो अंटार्कटिका में हैं और 8% ग्रीनलैंड में हैं। ये देखो यहाँ पे 8% तो है यहाँ पे ग्रीनलैंड में, ये ग्रीनलैंड 91% है अंटार्कटिका में, यानी कि इन दो जगह पे ही 99% ग्लेशियर हैं इन पूरे वर्ल्ड के, और 2.1% जो वाटर है अर्थ का वो ग्लेशियर में है, बाकी का 97.2% जो वाटर है वो ओशन में, इनलैंड सी में, और बाकी का बचा है जो थोड़ा बहुत पॉइंट कितना बचा है देखो, जोड़ लो इसे, 2.1 को जोड़ेंगे 99.3%, तो यानी कि 0.7% बाकी का किस में बचा है, रिवर में, कैनाल्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में, बाकी का इसमें बचा है 0.7%। तो ये जो 10% है पूरे वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया घेरे हुए है, ये कितना जो ग्लेशियर में है पानी, और ये अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, ये सब, ये टोटल 10% वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया घेरे हुए हैं। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा भी याद रखना है, क्योंकि आपने अगर देखे होंगे 2020 में, 21 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं वाटर साइकिल से रिलेटेड, कि रिवर में कितना पानी है, कितने % है, किस में ज़्यादा है, किस में नहीं है, ये दे हुआ है, आपके स्टेटमेंट दे के पूछा हुआ है। एक टर्म है इसमें फिर्निफिकेशन, फिर्निफिकेशन भी ग्लेशियर फॉर्मेशन से रिलेटेड है। यानी कि देखो ग्लेशियर का बनना ही, जो स्नो है, स्नो क्या है, स्नो से बनते हैं ग्लेशियर, और ग्लेशियर बन जाता है इसी प्रोसेस को, यानी कि ग्लेशियर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही बोलते हैं फिर्निफिकेशन। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट टू डेवलप 23 रिवर सिस्टम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, ये मंत्रालय अभी इसने अनाउंस किया है कि नए 23 रिवर सिस्टम ऐसे क्रिएट किए जाएंगे, मतलब ऑलरेडी रिवर तो हैं, नदी हैं, लेकिन उनको इस तरह से कंपेटिबल बनाया जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे कार्गो या पैसेंजर वेसल मूवमेंट किया जा सके। कार्गो वेसल मूवमेंट का मतलब क्या है, देखो कार्गो का मतलब है सामान, पैसेंजर का मतलब पैसेंजर आदमी जाते हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं, ऐसे ही किस में जाएंगे, वाटर के जरिए, नदी के जरिए। नदी में क्या जाएगी, या तो नाव जाएगी, बोट, या फिर शिप जाएगा, पानी का जहाज जाएगा। तो इसकी मूवमेंट हो सके नदियों में, मतलब नदियों के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ाना है, इसलिए 23 रिवर सिस्टम नए डेवलप किए जाएंगे।
तो एम क्या है, टारगेट यही है, इनलैंड वाटरवेज हैं जो उनका यूटिलाइज किया जा सके, इनका प्रयोग किया जा सके, यूटिलाइज का मतलब यूज किया जा सके, प्रयोग किया जा सके इनलैंड वाटरवे का। और इनलैंड वाटरवे क्या है, देखो जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जितनी भी नदियां हैं, नदियों से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन किया जाए तो वो वाटरवेज बन गए रास्ते। जैसे रोड से कर रहे हैं तो रोडवे बन गया, रेल से कर रहे हैं तो रेलवे बन गया, ऐसे पानी से करेंगे तो वाटरवे बन गया। इस तरह का वाटरवेज डिक्लेयर भी क्यों है वो सारी डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज को यूटिलाइज किया जाएगा तो कार्गो और पैसेंजर वेसल मूवमेंट को इम्प्रूव किया जा सकेगा, ये टारगेट है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो चीपर कॉस्ट होती है इसकी, कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है बहुत ही सस्ती होती है। कितनी होती है सस्ती वो भी जानेंगे। नेशनल वाटरवेज क्या, पहले ये जानते हैं। नेशनल वाटरवेज देखो कोई भी मेजर नेविगेबल बॉडी है वाटर की। नेविगेबल बॉडी का मतलब है कि जिससे यात्रा की जा सके, जिसमें से पानी के जहाज, बोट को निकाला जा सके, ऐसे वाटर सिस्टम को जो कॉमर्शियल और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो, और उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है नेशनल वाटरवे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको डेवलप करने की। नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 पास किया पार्लियामेंट ने, और इसमें 111 वाटरवेज डिक्लेयर किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो नेशनल वाटरवे कितने डिक्लेयर किए जा सके हैं, जा चुके हैं 111, 111। इनमें देखो सबसे पहले जो पहला नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया था वो 1986 में डिक्लेयर किया था। गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम है, इस पे है ये। इलाहाबाद से हल्दिया है, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से गंगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए यहाँ पे जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ इलाहाबाद से लेके, अब तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है तो प्रयागराज भी बोल सकते हो या इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके वेस्ट बंगाल में हल्दिया नाम का प्लेस है, वहाँ तक ये वाटरवेज है। लगभग 1600 किलोमीटर का है ये वाटरवेज, और सबसे लंबा है और सबसे पहला भी है। सबसे लंबा भी और सबसे पहला भी यही वाटरवेज है हमारा इंडिया का। नीड क्या है इनकी, नीड इसलिए है क्योंकि इनलैंड वाटरवेज हैं ये ओनली 2% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया का इंटरनल फ्रेट मूवमेंट में। फ्रेट मूवमेंट का मतलब है सामान ले जाने में। जो हम इंडिया में रेलवे से या रोड से सामान भेजते हैं ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, उसमें से टोटल कंट्रीब्यूशन इनलैंड वाटरवेज का 2% है केवल। और इंडिया में लगभग 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवेज है जिसमें से हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे रिवर है, नदियों से निकाला जा सकता है, या कैनाल, कैनाल है नहर से, या बैक वाटर क्रीक से। क्रीक आप जानते हो क्या होते हैं, क्रीक जैसे ये इंडिया का मैप देख रहे हो आप, ये यहाँ पे क्रीक है, ये क्रीक है, इस तरह के जो ऐसी बॉडी जो समुद्र अंदर की तरफ घुसा हुआ है लैंड की तरफ, तो उसे बोलते हैं क्रीक। नैरो वाटर चैनल विच मतलब हेडिंग टूवर्ड्स, नैरो वाटर चैनल हेडिंग टूवर्ड्स लैंड सिस्टम, तो उसे बोलते हैं क्रीक सिस्टम, क्रीक बोलते हैं उसे। तो ये क्रीक में से भी निकाला जा सकता है वाटरवेज। बेनिफिट क्या होते हैं इसके फ़ायदे, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, चीप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, सस्ती कॉस्ट आती है। अगर हम यहाँ पे देखें, रेलवे को कंपेयर करें या रोड को कंपेयर करें, अगर रोड से हम मान लो सामान लेके जा रहे हैं तो 2.5 पर टन किलोमीटर की कॉस्ट आती है, यानी कि 1 टन हम लेके जाएंगे 1 किलोमीटर तक तो 2.5 रुपये की कॉस्ट आती है सामान ले जाने में। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो 1.36 पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है 1 टन का सामान ले जाने में। वहीं अगर हम वाटरवेज की बात करें तो 1 रुपये 6 पैसे 1.06 रुपीज़ पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि चीप कॉस्ट है। दूसरा कारण क्या है, इको फ्रेंडली है, रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन, इनसे देखो एयर पॉल्यूशन कम होता है, होता ही नहीं है ना के बराबर। अगर बोट यूज करोगे आप, नाव यूज करोगे, इको फ्रेंडली है। लेस मेंटेनेंस है, वाटरवेज एक बार डेवलप कर दिया, नदी जा रही है उससे निकाल लो, रोड को बार बार बनाना पड़ता है, पटरी होती है उसकी, रेलवेज की जो पाथ होता है रेलवे पाथ, उसको मेंटेनेंस करने के लिए कॉस्ट आती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता। बेटर कनेक्टिविटी है हिंटरलैंड की, जो दूर दराज के इलाके हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं। और देखो नुकसान क्या है इसका, मतलब इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं जो इनलैंड वाटरवेज हैं उसमें। देखो इसमें परेशानियाँ ये हैं, देखो नदियाँ हैं जैसे, इसमें सिल्टेशन हो गया। सिल्टेशन का मतलब इसमें गाद जम गई, इसमें कूड़ा करकट जम गया, तो इसका क्या है, वाटर लेवल घट जाएगा, तो नाव फंस जाएगी, शिप फंस जाएगा, तो नहीं हो सकेगा।
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है, जो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, मिट्टी आके नदियों में, कैनाल में, नहर में, लेक में, झील में जम जाती है, जिसकी वजह से वाटर सिस्टम प्रभावित होता है। या देखो जो इसमें क्या है, कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी बोलते हैं कि कई सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में जो रिवर सिस्टम है वो चेंज भी होता रहता है। जैसे देखो सरस्वती जो रिवर है वो लुप्त हो चुकी, उसका जो चेंज हो गया पाथ, या पहले जो ये आपकी गंगा रिवर सिस्टम है इसका पाथ भी चेंज हो गया, हो सकता है इसका पाथ आगे भी चेंज हो जाए, तो ये भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके चैलेंजेस है कुछ। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए? एक जल विकास मार्ग या जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये देखो जो हल्दिया टू वाराणसी स्टेज है गंगा रिवर में, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है जो उसका ही पार्ट है, उसमें इस पाथ को डेवलप करने के लिए लॉन्च किया। एक इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड लॉन्च किया, इसमें वाटरवेज को कनेक्ट करना था रोड से, रेलवेज से, पोर्ट से। रिसेंटली जो नेशनल वाटरवेज 68 है ये गोवा में है, गोवा की मंडोवी रिवर है वहाँ पे, पंजिम से लेके वास्को तक। तो इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट किया और इसको कंप्लीट कर दिया। इनलैंड वेसल एक्ट पास किया 2021 में, ये रिप्लेस करता है इनलैंड वेसल एक्ट है 1917 का। उसको वेसल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी यूज हो रही है पानी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर नेविगेशन के लिए, जैसे शिप हो गया, पानी के शिप को भी वेसल बोलेंगे, नाव है बोट उसको भी वेसल बोलेंगे। एक पानी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पानी का मतलब है पोर्टल फॉर असेट एंड नेविगेशन इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, रिवर नेविगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक पोर्टल है, साइट है इंटरनेट पे पानी। एक इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएट की इंडिया ने, ये आपको याद रखना, प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इसके बारे में। 1986 में बनाया गया था इसको, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। एक 1985 में एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985, इसके जरिए 1986 में इसको बनाया गया था इस अथॉरिटी को। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में और एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी क्योंकि एक्ट पास किया है, सांविधिक संस्था है, तो ये इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हर पेमेंट डिजिटल मिशन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आरबीआई ने लॉन्च किया हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ये क्या है, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक चल रहा था 2023 का, उसके दौरान लॉन्च किया। काम क्या है इसका, जैसा इसके नाम में, इसमें अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है डिजिटल पेमेंट के बारे में। जो पीएसओ है ना, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, वो 75 विलेज को अडॉप्ट करेंगे, उनमें जा जाके लोगों को सिखाएंगे डिजिटल पेमेंट के बारे में, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस को इम्प्रूव करेंगे, कैंप लगाएंगे विलेज में, गाँवों में जा जाके। तो ये पीएसओ क्या है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। ये देखो एंटिटीज होती हैं जो डिजिटल पेमेंट को फैसिलिटेट करती हैं, जैसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में। ये देखो एक पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, पार्लियामेंट में पास किया, इसी से प्रोविजन, इसकी प्रोविजन है सेक्शन 8 है इसका, सेक्शन 8 से पावर लेके आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, आरबीआई ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलके इसको 2008 में बनाया था, किसको, एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। ये क्या है, एक पीएसओ है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, यानी कि जितनी भी डिजिटल पेमेंट होती है उनको ऑपरेट करती है, उनको फैसिलिटेट करती है। इस तरह के 67 पीएसओ हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं, जैसे एनपीसीआई है, 67 है ऐसे। आरबीआई ऑथराइज करता है इनको, आरबीआई की रूल्स रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं ये। तो एनपीसीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कब बनाया था, 2008 में, किसके तहत, इस एक्ट के तहत, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का। तो ये सब कुछ इसके बारे में याद रखना है आपको। और किसने बनाया था, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर इसको बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है नैनो डीएपी। नैनो डीएपी क्या है, देखो एक फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसने अलाउ कर दिया इफ्को को। इफ्को क्या है, एक कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव, और एक कोरोमंडल इंटरनेशनल, एक प्राइवेट कंपनी है। इन दोनों को, कोऑपरेटिव और इस प्राइवेट कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल को, इफ्को को, दोनों जो मिलके ही काम करेंगी कि नैनो डीएपी को प्रोड्यूस करेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने परमिशन दे दिया इन्हें। डीएपी क्या है, ये डाई अमोनियम फास्फेट या डाई अमोनिया फास्फेट, नैनो डीएपी फर्टिलाइजर है, खाद है जो किसान खेतों में डालते हैं।
आपने देखा होगा डीएपी, अभी नैनो डीएपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, डीएपी की बात कर रहे हैं, डाई अमोनिया फॉस्फेट। ये देखो कुछ जैसे काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च तो देखी होगी ना, ब्लैक पेपर इस तरह का होता है, या काली मिर्च नहीं देखी, पपीते के बीज देखे होंगे आपने, काले काले से ब्लैक से होते हैं, उस तरह का होता है डीएपी। इसमें अमोनिया होता है, फॉस्फेट होता है, जो फसलों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। तो किसान यूज करते हैं डीएपी को। जो इसका एक कट्टा आता है, एक बोरी आती है, बोरी बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं लोकल भाषा में, यानी कि एक पैकेट बोल सकते हो, लगभग 50 किलो का, वो काफ़ी महंगा आता है, लगभग 2500 2000 इस तरह से महंगा आता है। लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, मान लो 1500 का भी आए, 1350 का भी आए, इतने के लगभग भी आते हैं, क्वालिटी के ऊपर बात है। तो ये काफ़ी महंगा होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उसके बाद भी काफ़ी महंगा होता है ये। लेकिन जो नैनो डीएपी है, ये ऐसा फर्टिलाइज़र डेवलप किया है, इसकी कॉस्ट कुछ कम होगी और अगले 3 साल तक इसका प्रोडक्शन किया जाएगा इफ़को और कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी अलाउ किया है। तो नैनो फर्टिलाइज़र क्या होता है पहले तो ये जानेंगे हम, फिर नैनो डीएपी किस तरह से बनाया गया है ये जानेंगे। नैनो फर्टिलाइज़र का मतलब है कि जो इसमें नैनो पार्टिकल होते हैं, जो इसमें बना होता है फर्टिलाइज़र, उसके पार्टिकल का साइज़ होता है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक, इसलिए इसको नैनो फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करता है और क्रॉप को डेवलप करने में अच्छा भूमिका निभाता है। तो नैनो डीओपी को कैसे बनाया गया? नैनो डीओपी को बनाने में नैनो पार्टिकल यूज किए गए नाइट्रोजन और फास्फोरस के। फास्फोरस बेस्ड ये फर्टिलाइज़र है, तो फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर किया जा रहा है अमोनिया से रिएक्ट करा के। फास्फोट को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं और अमोनिया को फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करा के इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, इसी को बोलते हैं नैनो डीएपी। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे देखो, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए यानी कि प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, प्रीसीजन फार्मिंग के लिए, प्रीसीजन फार्मिंग का मतलब जितना चाहिए फर्टिलाइज़र उतना ही दिया जाए, स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए, जो स्ट्रेस होता है फसलों को उसको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और सॉइल इन्हेंसमेंट के लिए, सॉइल को ये इन्हेंसमेंट करेगा जब फर्टिलाइजर जाएगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो नुकसान भी डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि नैनो डीओपी क्यों इतना क्यों है सुर्खियों में और क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जो यूरिया है सबसे ज़्यादा यूज होता है फर्टिलाइज़र की तरह खेतों में। यूरिया आप जानते हो क्या होता है? फर्टिलाइज़र खादी होता है। चीनी देखी होगी आपने, चीनी शुगर की तरह का होता है, बिल्कुल वाइट। इसमें नाइट्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। तो फसलों में नाइट्रोजन, सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए किसान यूरिया डालते हैं। यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा कौन सा फर्टिलाइज़र यूज होता है? यूरिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज होता है सेकंड नंबर पे डीएपी। तो सेकंड मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइज़र है डीएपी इंडिया में। नाइट्रोजन फास्फोरस पाया जाता है इसमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बहुत सारे, 18 असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें। ये सब्सिडी को रिड्यूस करता है गवर्नमेंट इसमें 2.07 लाख करोड़ तक अंटिल जनवरी 2023 तक इतनी सब्सिडी प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने किसानों को। और ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि देखो किसान यूज करते हैं डीएपी को और हम प्रोड्यूस करेंगे डीएपी को, तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो घटेगी। बाहर देशों पे हम जो डिपेंड रहते हैं डीएपी के लिए। प्लांट केमिकल्स को एफिशिएंटली यूज किया जा सकेगा, हायर एफिशिएंसी क्रिएट करेगा प्लांट के लिए भी। लोअर वाटर कंजम्पशन यानी कि पानी की जो ज़रूरत है वो कम होगी इसकी वजह से। और फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम आएगी, क्योंकि देखो इसकी जो एक बोतल है 500 ml की, वो 600 रुपये की है, 600 की। और देखो वहीं एक बैग है, देखो 1350 रुपये का है डीएपी। सब्सिडी देने के बाद है, ये गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उसके बाद भी 1350 रुपये का एक बैग आता है, एक पैकेट आता है डीएपी का। और वहीं 600 रुपये का आएगा ये, यानी कि आधे से भी कम कीमत हो जाएगी। और ये 500 ml का है, ये लिक्विड में होगा, याद रखना लिक्विड में होगा। इसको पानी में मिला के और इसको छिड़का जाएगा, स्प्रे किया जाएगा इसका खेतों में। और ये 500 ml का ही, जितना जो एक बैग यूज होता है जितने एरिया में, उतना ये 500 ml ही यूज होगा, यानी कि 600 रुपये का यूज होगा इतने एरिया में। तो ये जो डीएपी है गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर है एक, उसमें भी नोटिफाई कर दिया है। ये एक मान लो डॉक्यूमेंट बना हुआ है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, जो भी फर्टिलाइज़र जारी करती है प्रोड्यूस करने के लिए आदेश जारी करती है गवर्नमेंट, इस ऑर्डर में उसे नोटिफाई कर देती है। तो फार्मर इसका कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं फिर।
2021 में इफ़को ने देखो नैनो यूरिया को लॉन्च किया था। नैनो यूरिया भी लिक्विड यूरिया है, जो यूरिया आता है वो सॉलिड फॉर्म में आता है चीनी की तरह, नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आता है। 2021 में लॉन्च किया था इफ़को ने, इफ़को एक कोऑपरेटिव है, और जब ये लॉन्च किया था हमने इसके बारे में लेक्चर पढ़ा था। और फिर 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीलिम्स में, जाके देख लो, अभी भी लेक्चर बना हुआ है, आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो इस लेक्चर को, नैनो यूरिया के बारे में। और ऐसे यही नहीं थे, 60 से ज़्यादा टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए थे अच्छे से। जिसने भी पढ़े होंगे उसने कमेंट सेक्शन में बताया भी था प्रीलिम्स के बाद में कि हाँ सर ये सब कुछ आपने कराया था। तो आपको ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट ने ये भी प्लान बनाया कि जैसे नैनो यूरिया लॉन्च किया और अब नैनो डीएपी लॉन्च किया, इस तरह से नैनो पोटास लॉन्च करेंगे, नैनो जिंक लॉन्च करेंगे, नैनो कॉपर फर्टिलाइजर फ्यूचर में लॉन्च करेंगे इसी तरह से। और ये सब लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में, और नैनो डीएपी भी लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन कुछ परेशानियाँ हैं नैनो डीएपी से। क्या परेशानियाँ हैं? देखो, अगर नैनो डीएपी के बारे में या फर्टिलाइजर के बारे में पूछा जाए, क्रिटिकली एग्जामिन करो, आलोचना करनी होती है, उसकी कुछ बुराइयाँ बतानी होती है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं बतानी होती, 1-2 लाइन में बुराइयाँ बतानी होती हैं, बाकी सारे उसके फ़ायदे बताओ, 1-2 लाइन में उसकी बुराई बता दो। तो इसकी क्या बुराई है, क्या कंसर्न है, क्या परेशानी है? देखो, नैनो पार्टिकल है ना, वो सॉइल को लंबे समय में यूज किया जाए तो कंटेमिनेट कर देते हैं, यानी कि क्रॉप में ये चले जाएंगे नैनो पार्टिकल्स, जब यूज किया जाएगा इनको तो सॉइल को ये ख़राब कर सकते हैं लंबे समय में यूज किए जाएँ तो। इसकी वजह से हेल्थ हैज़ार्ड हो सकता है, क्योंकि ये देखो जब क्रॉप में आएंगे, क्रॉप ह्यूमन खाएगा और फिर हेल्थ हैज़ार्ड हो सकता है, नुकसान हो सकता है अगर हाई कंसंट्रेशन में इनका यूज होगा नैनो साइज पार्टिकल का। अब जान लेते हैं ये इफ़को क्या है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड 1967 में बनाई गई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया है, ये इसकी ओनर है, इसके अंडर ये काम करती है। इसका काम क्या है इफ़को का? ये देखो मैन्युफैक्चरिंग करती है फर्टिलाइज़र को, खाद है उसको बनाती है और उसकी मार्केटिंग भी यही करती है इफ़को। फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है, ये ऑर्डर में बताया जाता है कि किस फर्टिलाइज़र की क्या क्वालिटी है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या लाइसेंस मिला हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र की इंडिया में। ये असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का ये बना हुआ है। इस एक्ट के तहत फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर निकाला जाता है, नोटिफाई किया जाता है, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डाला जाता है। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 1955 का, इसके अंदर ये ऑर्डर पास किया जाता है। इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर को, यानी कि इसका व्यवस्था कौन करता है, बंदोबस्त कौन करता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और यही टॉपिक थे आज के। और देखो कुछ और टॉपिक हैं जो जनवरी में न्यूज में रहे थे, कुछ वो क्या है प्लेस हैं, कुछ प्लेसेस हैं, जगह हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो न्यूज में रही थी, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनको एक लाइन में मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। कई बार देखो हर बार ही पूछता है यूपीएससी, और पिछली बार तो 2022 में 6-7 क्वेश्चन पूछे थे, आपको पता ही होगा। तो ये आप याद रखना। सुंदरबन नेशनल पार्क तो आपने पढ़ा ही होगा, देखो पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं सुंदरबन के बारे में नहीं बता रहा, कुछ और है। सुंदरबन नेशनल पार्क या सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ये आप देख रहे हो, जो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, ये मैप देख रहे हो इंडिया का, जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे ये कुछ बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, जो इस एरिया में है सुंदरबन नेशनल पार्क या मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। तो इसके आसपास कुछ एरिया हैं, इसके पास ही हैं कुछ एरिया। एक हॉलीडे आइलैंड है, हॉलीडे आइलैंड, आइलैंड का मतलब द्वीप बोलते हैं हिंदी में, ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। एन एरिया विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड इज कॉल्ड आइलैंड। तो हॉलीडे आइलैंड है, वो भी किसके पास है? सुंदरबन नेशनल पार्क के। तो ये याद रखना आपको, वेस्ट बंगाल में। एक लोथियन आइलैंड था न्यूज़ में, लोथियन आइलैंड, ये भी कहाँ पे? सुंदरबन नेशनल पार्क के पास है, वेस्ट बंगाल में, लोथियन। ये लोथियन जो आइलैंड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, याद रखना, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और एक है सजना खली, सजना SAJNAKHALI, सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है? सुंदरबन नेशनल पार्क के पास। तो ये आपको याद रखने हैं। और देखो अभी देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बताई थी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। लेकिन इससे रिलेटेड देखो कुछ पास्ट में कमेटी बनी थी जिन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बताया था, इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में। ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड टॉपिक आता है या इलेक्टोरल रिफॉर्म, यानी कि इलेक्शन के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए जाएं, तो ये कमेटी आप जरूर बताओगे।
कौन कौन सी कमेटी बैठी हैं, देखो इंपॉर्टेंट कमेटी हैं। एक है तारकुंडे कमेटी, तारकुंडे कमेटी बैठी थी। ये तारकुंडे कमेटी कब बैठी थी? 1975 में। तो इसने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कि इलेक्शन में क्या सुधार किया जाए, इलेक्शन कमीशन में और क्या संशोधन किया जाए, इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी। एक दिनेश गोस्वामी कमेटी बैठी थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये कब बैठी थी? 1990 में। इसने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी। एक सेकंड एआरसी कमेटी बैठी थी, सेकंड एआरसी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये कब बैठा था? 2005 में इसको गवर्नमेंट ने बैठाया था। वीरप्पा मोइली इसके चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे। और देखो वो कमेटी जो है उन्हीं के नाम पे, चेयरपर्सन के नाम पे, दिनेश गोस्वामी और तारकुंडे। सेकंड एआरसी के वीरप्पा मोइली थे चेयरपर्सन, 2005 में बैठी थी, 2007 में इसने रिपोर्ट दी थी। इसने तो बहुत सारे टॉपिक पे रिपोर्ट दी है सेकंड एआरसी ने, तो एथिक्स के बारे में भी दी है, करप्शन के बारे में भी दी है, इलेक्शन के बारे में भी दी है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, गवर्नेंस के बारे में इसने रिपोर्ट दी हैं। एक है लॉ कमीशन, जिसने अपनी 255th रिपोर्ट दी थी इलेक्शन कमीशन से रिफॉर्म के बारे में, इसने 2015 में दी थी लॉ कमीशन ने। लॉ कमीशन के बारे में आप जानते हो, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असंवैधानिक, असांविधिक बॉडी है। रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था इसको, और हर 3 साल में सेटअप किया जाता है लॉ कमीशन को। तो यही टॉपिक थे आज के लेक्चर में।